हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन को इंग्लिश में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यह फ्रीजिंग पॉइंट का हिंदी होता है हिमांक और डिप्रेशन का हिंदी होता है अवनमन। देखिए, हिमांक का अवनमन पढ़ने से पहले सबसे पहले एक टॉपिक है हिमांक। हिमांक के बारे में जानते हैं कि हिमांक है क्या। तो हिमांक का परिभाषा कहता है कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। देखिए, हिमांक यानी होता है जमना। और आप लोग 9वीं या 10वीं क्लास में हिमांक के बारे में पढ़े होइएगा कि जिस ताप पर जो द्रव होते हैं वह किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। वही ताप उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक। तो दरअसल यह द्रव ठोस में परिवर्तित क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीज़न यह है कि जो द्रव का वाष्प दाब है वह घट कर क्या हो जाता है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। उसे ही उस द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अगर बात करेंगे तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। तो हिमांक का परिभाषा हम लोग समझ गए। देखिए, अब बात करते हैं, दो अलग अलग बर्तन लिए हैं। एक बर्तन में शुद्ध विलायक है और एक बर्तन में क्या है, विलयन है। इस विलयन में अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि शुद्ध विलायक और अवाष्पशील विलेय मिले हुए जो विलयन हैं वह दोनों में किसका हिमांक अधिक होगा, किसका हिमांक कम होगा। देखिए, इस बात को तो आप लोग जानते हैं कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है यानी P0 वह विलयन के वाष्प दाब यानी PS से अधिक होता है। यह क्यों होता है, तो यह प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, जहां टॉपिक था वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं वाष्प दाब होता क्या है। द्रव के अणु क्या होते हैं, वाष्प बनते हैं और साम्य अवस्था में बर्तन बंद होने के कारण क्या होते हैं, पुनः सतह पर आकर दाब आरोपित करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब। तो अगर देखिएगा, तो अगर शुद्ध विलायक होगा तो केवल और केवल उसमें द्रव के अणु होंगे, और जब केवल द्रव के अणु होंगे तो वह अणु वाष्प बनेंगे और वाष्प बनकर ऊपर जाएंगे और पुनः बर्तन बंद होने के कारण वह आकर क्या करेंगे, सतह पर दाब आरोपित करेंगे। जबकि विलयन में अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है, यानी विलायक के अणु तो है ही, लेकिन विलायक के अणु के बीच में अवाष्पशील विलेय के अणु भी मिले हैं। और यह अवाष्पशील विलेय के अणु क्या करेंगे, वाष्प नहीं बनेंगे। यानी शुद्ध विलायक के तुलना में विलयन के कम अणु वाष्प बनेंगे, और जब विलयन के कम अणु वाष्प बनेंगे तो इनके वाष्प दाब का मान भी कम होगा। तो इस बात को तो सब कोई जानता है। अगर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को 0.5 माने तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा वह 0.5 से कम होगा। यानी इसको जितना माने, यानी मान लेते हैं 0.4 ATM। अब यदि हम बात करते हैं कि दोनों को क्या करना है, दोनों का हिमांक यानी दोनों को क्या करना है, ठोस के रूप में परिवर्तित करना है। तो हम जानते हैं कि इस शुद्ध विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब को ठोस के वाष्प दाब के बराबर करना होगा। तो मान लेते हैं कि यह दोनों ठोस में परिवर्तित होने के लिए जो वाष्प दाब है वह वाष्प दाब होना चाहिए 0.006 ATM। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 0.5 ATM को घटाकर 0.006 ATM लाना है, और यहाँ 0.4 ATM को घटाकर 0.006 ATM लाना है। तो बताइए किसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर गिराना पड़ेगा और किसके लिए कम टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यह 0.5 से क्या करना पड़ेगा, 0.006 आना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और यह 0.4 को क्या करना है, घटाकर 0.06 ATM लाना है। यानी इसके लिए इसके तुलना में कम ताप गिराना होगा। तो इस आंकड़ा से आप समझ गए कि जो शुद्ध विलायक है उसको जमाने के लिए यानी जमने के लिए यानी ठोस में परिवर्तित करने के लिए ज़्यादा तापमान गिराना पड़ेगा, और विलयन को ठोस में परिवर्तित करने के लिए कम तापमान गिराने की आवश्यकता है।
आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो शुद्ध विलायक होते हैं, शुद्ध विलायक में यदि चर्चा करें तो शुद्ध विलायक में अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होते हैं वह विलेय और विलायक के अणुओं के आकर्षण बल के तुलना में बहुत कम होते हैं। तो अगर देखा जाए तो शुद्ध विलायक का जो हिमांक है, हिमांक को हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग बोलते हैं और इसको लिखते हैं TF से। और बात करें तो सॉल्यूशन यानी विलयन के लिए होता है S। उसी तरह अगर बात करें शुद्ध विलायक के लिए क्या लगाते हैं, नॉट। तो जो शुद्ध विलायक का हिमांक होता है वह विलयन से क्या होता है, अधिक होता है। इस बात को हम लोग समझ गए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए वाष्प दाब और तापमान के बीच में क्या करना है, वाष्प दाब और तापमान के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस बात को हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्रव का अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसके अणु अधिक से अधिक वाष्प बनेगा, और जब अणु अधिक वाष्प बनेंगे तो उनके वाष्प दाब का मान भी अधिक होगा। चाहे वह शुद्ध विलायक हो या विलयन हो, दोनों केस में तापमान बढ़ाने पर जो अणु होंगे अधिक वाष्प बनेंगे, और जब अधिक वाष्प बनेंगे तो उनके वाष्प दाब का मान भी अधिक होगा। तो यानी हम जानते हैं कि तापमान को बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान बढ़ता है। यानी दो ग्राफ खींचिए, एक पहला यह ग्राफ खींच लिए कि देखिए तापमान को बढ़ा रहे हैं तो जो वाष्प दाब का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक इसके नीचे ग्राफ खींच लिए, यह भी तापमान के बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन देखिए अगर दोनों में पूछे कि कौन विलायक का ग्राफ होगा और कौन विलयन का होगा, तो हम जानते हैं जो विलायक का वाष्प दाब होता है वह विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। यानी ऊपर वाला जो ग्राफ होगा वह विलायक का और नीचे वाला जो ग्राफ होगा वह विलयन का। अब देखिए यह विलायक और विलयन दोनों को ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है। तो मान लेते हैं कि कोई ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब है वह कुछ इस तरह है, यानी यह ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। यह जो वाष्प दाब खींचे हैं वह किस अवस्था के लिए, ठोस का है। तो इस विलायक के वाष्प दाब को घटाकर ठोस के वाष्प दाब के बराबर करना होगा, और इस विलयन के भी वाष्प दाब को घटाकर इस ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसको इधर घटाएंगे तो घटाने पर क्या होगा, घटाने पर यह यहाँ पे क्या होगा, यानी विलायक ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, और विलयन का भी वाष्प दाब घटाएंगे तो यह इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, विलयन ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अगर हम ग्राफ खींचने की चर्चा करें तो ग्राफ खींचने पर पता चलता है कि यह जो ग्राफ है, यहाँ जो तापमान दिखेगा वह तापमान किसका होगा, विलायक का होगा, और यहाँ जो ठोस अवस्था के लिए तापमान दिखेगा यह तापमान किसका होगा, विलयन का होगा, यानी TFS। तो देखिए इस बात से भी समझ गए कि शुद्ध विलायक का तापमान ही, शुद्ध विलायक का जो तापमान होता है वह विलयन के तापमान से हिमांक के लिए अधिक होता है। और इन्हीं के बीच में जो अंतर है, यानी इनके बीच में जो अंतर निकालेंगे, यानी विलयन का हिमांक और शुद्ध विलायक का हिमांक, उसको क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। देखिए हिमांक के अवनमन का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। सब कोई जानता है कि जो शुद्ध विलायक का हिमांक होता है वह विलयन के हिमांक से क्या होता है, अधिक होता है। और यही शुद्ध विलायक का हिमांक TF0 तथा विलयन के हिमांक TFS के बीच में जो अंतर होता है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। और हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF से सूचित करते हैं। जिस तरह x2 - x1 को आप लोग x का अंतर यानी डेल्टा x लिखते हैं, उसी तरह TF0 - TFS या TF का अंतर है और इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा TF। याद रखिएगा TF0 क्या है, तो शुद्ध विलायक का हिमांक है, और TFS क्या है, तो विलयन का हिमांक है। यानी विलयन के हिमांक TFS और शुद्ध विलायक का हिमांक TF0। अगर हिमांक का अवनमन निकालना होगा तो शुद्ध विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हिमांक के अवनमन के लिए रोल्ट का नियम। जिस तरह क्वथनांक के उन्नयन के लिए रोल्ट का नियम आप लोग पढ़े थे,
उसी तरह हिमांक के अवनमन के लिए भी रोल्ट का नियम है। देखिए रोल्ट ने भी क्या किया था, तनु विलयन के लिए जो हिमांक का अवनमन है उन्होंने प्रायोगिक आंकड़ा के आधार पर बताया था कि जो हिमांक का अवनमन होता है वह विलेय के मूललता के समानुपाती होता है। अर्थात जितना ज़्यादा विलेय की मूललता बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा ही हिमांक का अवनमन बढ़ेगा। देखिए हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ या समानुपाती का चिन्ह है, और विलेय की मूललता को इंग्लिश में बोले थे मोलालिटी, और मोलालिटी को किससे डिनोट किए थे, स्मॉल एम से। देखिए जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ कांस्टेंट के रूप में क्या लगाते हैं, के एफ। इस के एफ को बोलते हैं मूलल अवनमन स्थिरांक, यानी फार्मूला आ गया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। देखिए हम लोग मूललता का सूत्र जानते हैं, इस वाले फार्मूला को थोड़ा सा और विस्तारित करते हैं जिस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग को मिला हुआ था डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मूललता यानी स्मॉल एम, और मूललता का हम लोग सूत्र जानते हैं। मूललता का सूत्र होता है विलेय के मोल Na बटा विलायक का द्रव्यमान Wb, और विलायक का द्रव्यमान किस में था, kg में। यानी देखेंगे तो विलेय के मोल को n से विलेय के लिए A, Wb, B विलायक और W द्रव्यमान, लेकिन किस में, किलोग्राम में। तो हम लोग स्मॉल एम यानी मूललता के जगह लिख सकते हैं विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किस चीज़ में, किलोग्राम में। यहाँ देखिएगा तो जो हिमांक का अवनमन है वह किस पर निर्भर कर रहा है, वह मोल पर निर्भर कर रहा है, और यह किसके मोल की संख्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या है। और अगर हम बात करें तो अनुसंक गुणधर्म का परिभाषा भी कहता था कि वह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करना चाहिए, और हिमांक का अवनमन विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, अतः यह अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण है। देखिए अब हम लोग मोल का भी सूत्र जानते हैं। मोल का सूत्र था द्रव्यमान ग्राम में बटा मोलर द्रव्यमान। तो हम लोग चाहे तो यहाँ से विलेय के मोल का भी सूत्र लिख सकते हैं, या डेल्टा टी एफ जैसे का तैसे। के एफ विलेय के मोल के जगह लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान किस चीज़ में, ग्राम में, बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान जैसे का तैसे। नीचे देंगे विलायक का द्रव्यमान Wb है, लेकिन किस चीज़ में, किलोग्राम में। और बात करेंगे तो ऊपर एक द्रव्यमान ग्राम में है, तो नीचे वाला को अपनी मर्जी से किस में लिख लेते हैं, ग्राम में। और देखिए ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाला 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी यही फार्मूला आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू WB। हम चाहे तो यहाँ से जो यह MA है वह मोलर द्रव्यमान है विलेय का, तो विलेय के मोलर द्रव्यमान का सूत्र निकालना चाहे तो MA इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, और डेल्टा TF इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, यानी हो जाएगा KF इंटू WA ग्राम में गुना 1000, इधर डेल्टा TF मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, और इंटू या WB किस चीज़ में, ग्राम में। देखिए यहाँ सब का क्या करते हैं, सबका नाम हम लोग लिखते हैं। जहाँ अगर हम बात करें कि बोलिए यह WA क्या है, तो यह विलेय है, और विलेय का द्रव्यमान इसको हम बोलते हैं A विलेय, और W क्या है, द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में। उसी तरह WB क्या है, तो B तो विलायक है, और W क्या है, तो द्रव्यमान है, यानी विलायक का द्रव्यमान। MA क्या है, तो M तो मोलर द्रव्यमान है, और A किसका है, विलेय का, यानी MA को लिखेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान। उसी तरह कोई पूछे KF तो कांस्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं, और डेल्टा TF का तो फार्मूला जानते हैं। यह हिमांक का क्या है, हिमांक का अवनमन है, और इसको लिखते हैं TF नॉट, यानी शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक TFS। चलिए अभी तक हम लोगों ने जितना टॉपिक पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
यह भी यही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, यानी हिमांक के अवनमन का परिभाषा लिखना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि जो क्या होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक होता है वह विलयन से क्या होता है, अधिक होता है, और शुद्ध विलायक का हिमांक विलयन से अधिक है तो अगर दोनों के बीच में जो हिमांक का अंतर होगा उसी को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन। नेक्स्ट कहता है इसी क्वेश्चन में कि सत्यापित करना है कि यह अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कब सत्यापित होगा, जब इस बात को प्रूव करेंगे कि यह मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए, हिमांक के अवनमन के लिए रोल्ट का नियम लिखेंगे, और रोल्ट का नियम कहता है कि जो हिमांक का अवनमन डेल्टा TF है वह मोललता के समानुपाती होता है। और यहाँ देखिए, समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाए तो कांस्टेंट KF लगाना था। और उसके बाद बात करें तो मोललता का तो सूत्र जानते हैं हम लोग, विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ से देखिएगा तो जो हिमांक का अवनमन है वह विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कि यह अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमांक के अवनमन के लिए रोल्ट का नियम लिखें। तो देखिए, अभी हम लोगों ने हिमांक के अवनमन के लिए रोल्ट का नियम पढ़ा है। यह रोल्ट का नियम कहता है कि जो हिमांक का अवनमन होता है वह विलेय के मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF या समानुपाती मोललता। और समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाए थे तो कांस्टेंट में क्या लगाना पड़ा था, KF इंटू या मोललता, जैसे का तैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमांक के अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का व्यंजक निकालना है। तो देखिए, अगर अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का व्यंजक निकालने के लिए हम लोग यहाँ तक फार्मूला जो साबित किए थे उसमें यही MA मोलर द्रव्यमान है, और इसका सूत्र निकालने के लिए इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, और यह इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, यानी KF का परिभाषा देना है कि KF की परिभाषा क्या होगा तथा उसका इकाई लिखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोगों ने हिमांक के अवनमन के लिए रोल्ट का नियम जाना था, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता। अब देखिए, इस कांस्टेंट का परिभाषा निकालना है। तो कांस्टेंट का परिभाषा निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि उस कांस्टेंट के साथ अगर कोई राशि गुना या भाग के रूप में है तो उसको इकाई यानी 1 मानते हैं, और जोड़ या घटाव के रूप में है तो उसको 0 मान लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ मोललता, अगर मोललता के मान को हम 1 मान ले, यानी माना कि मोललता बराबर 1, तो जो डेल्टा TF होगा वह किसके बराबर होगा, KF के बराबर होगा। अब इस बात को समझते हैं कि मोललता 1 कब होगा, तो मोललता का सूत्र होता है विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किस चीज़ में, किलोग्राम में। तो यदि विलेय के मोल को भी 1 माने और विलायक के द्रव्यमान को भी 1 माने तो जो मोललता हो वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF है वह हिमांक के अवनमन यानी डेल्टा TF के बराबर होता है जब 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घुला हो। अर्थात यहाँ हम परिभाषा लिख सकते हैं कि जो मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक वह किसके बराबर होता है, तो हिमांक के अवनमन के बराबर होता है। हिमांक के अवनमन के बराबर होता है, लेकिन कब, जब मोललता 1 हो। और मोललता 1 कब होगा, यानी जब 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घुला हो। 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, विलायक में घुला हो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक का परिभाषा निकाल लिए।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो हिमांक के अवनमन के लिए सूत्र निकाला है उस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन को समझा देंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। हम लोग हिमांक के अवनमन पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर विलायक के रूप में जल देगा तो जल के हिमांक का मान नहीं देगा। देखिए हम लोग जानते हैं जो जल होते हैं वह कितने डिग्री सेल्सियस पे जमते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के बराबर होता है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। उसी तरह कभी कभी जल के लिए KF का मान नहीं देंगे तो याद रखिएगा 1.86 केल्विन के जी मोल इन्वर्स। और अगर न्यूमेरिकल में लिख दे कि हिमांक में कमी या अवनमित तो समझ जाइएगा यह किसका मान दिया है, डेल्टा TF का मान दिया है। तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यह न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, उदाहरण 2.9। क्वेश्चन कहता है 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। यानी क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी हम चर्चा करते हैं। कहता है 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है C2H6O2। इसको कितने ग्राम जल में मिलाया गया है, तो इसको 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। हम जानते हैं जिसका द्रव्यमान कम होता है वह विलेय का द्रव्यमान WA और जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वह विलायक का द्रव्यमान WB। विलेय के रूप में इथिलीन ग्लाइकोल है तो इसका मोलर द्रव्यमान भी हम लोग निकाल लेंगे। याद कीजिए मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है, तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आणविक द्रव्यमान निकालते हैं और आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं। तो कार्बन के 2 परमाणु हैं, एक का परमाणु द्रव्यमान 12 तो 2 का 24। हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं तो एक का परमाणु द्रव्यमान 1 तो 6 का 6। और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो एक का परमाणु द्रव्यमान 16 तो 2 का 32। यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62। और मोलर द्रव्यमान का इकाई होता है ग्राम मोल इनवर्स। क्वेश्चन में कहता है कि विलयन का हिमांक, विलयन के हिमांक को याद कीजिए TFS से लिखे थे, वह क्या करना है, ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि विलायक के रूप में जल दिया है और जल का हिमांक हम लोग जानते हैं, यानी TF नॉट का मान जानते हैं 273.15 केल्विन। और जल के लिए KF का मान भी हम लोग को पता है, KF का मान होता है 1.86। तो यहाँ देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और TFS का मान निकालेंगे। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA ग्राम में गुना 1000 बट्टा MA यानी मोलर द्रव्यमान और गुना WB। डेल्टा TF को हम लोग लिखा था TF नॉट माइनस TFS। KF का मान हम लोग को पता है 1.86। WA की जगह कितना ग्राम रखेंगे, तो 45 ग्राम गुना 1000। मोलर द्रव्यमान हम लोगों ने निकाला है कितना होता है 62 और गुना WB का मान कैसा है 600 है। अगर इसका डिसमल हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, यानी यह 2 जीरो और एक यह 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कट गया। 62 से यह 186 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 15 से 15 दिया 45 और 15 चौका 60। देखिए TF नॉट तो शुद्ध जल का क्या है, हिमांक है, और शुद्ध जल का हिमांक हम लोग जानते हैं 273.15 माइनस या TFS जैसे का तैसे। सॉल्व करेंगे तो ऊपर बच जाएगा 3 3 9 और नीचे क्या बच जाएगा 4। यानी इसको देखें तो 273.15 इधर या प्लस में तो इधर माइनस में, और यह इधर माइनस में तो इधर प्लस में। यानी TFS का मान निकालेंगे तो TFS का मान हो जाएगा 273.15 और जब इसमें से घटाएंगे तो 4 दूना 8 यानी 2.25। घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 2 गया 3, एक हासिल दे दिया यानी 2 में से 2 गया 0, और फिर बात करेंगे यानी 270.90 केल्विन आ गया।
देखिए यह पहला आंसर निकल गया, विलियन का हिमांक यानी TFS निकल गया। अब हिमांक का अवनमन निकालना है, तो हिमांक का अवनमन निकालने के लिए क्या करेंगे, हिमांक का अवनमन निकालने के लिए यानी डेल्टा TF निकालने के लिए TF नॉट में से TFS को क्या करेंगे, घटा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट NCERT का न्यूमेरिकल हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यह NCERT का पाठ निहित प्रश्न 2.1 क्या है, 1-1 है। क्वेश्चन कहता है विटामिन सी के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए। देखिए विटामिन सी को एसिटिक अम्ल में घोलना है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो गिवन है उसकी चर्चा करते हैं। विटामिन सी घुलने वाला है और एसिटिक अम्ल घुलाने वाला है, यानी विलेय का द्रव्यमान हम लोग को निकालना है और विलायक का द्रव्यमान क्या किया है, दे दिया है, कितना ग्राम, 75 ग्राम। विलेय के रूप में विटामिन सी है, तो विटामिन सी का सूत्र दिया है, यानी हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। 12 × 72 8 80 और 80 और 96 कितना हो जाएगा, 96 + 80 जोड़ेंगे तो 6 और 9 8 17 यानी 176 ग्राम मोल इनवर्स। उसी तरह अगर बात करें तो कहता है कि हिमांक में कमी, याद कीजिए हम लोग नोट में कुछ बोले थे कि जैसे ही हिमांक में कमी कहे यानी डेल्टा TF का मान दे दिया, तो डेल्टा TF का मान कितना दिया, डेल्टा TF का मान दिया 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए तापमान का अंतर डिग्री सेल्सियस में दे तब या केल्विन में दे तब दोनों बात बराबर होता है, उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 101 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तब भी 1 डिग्री सेल्सियस बचेगा, या 101 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 374 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 373 केल्विन, और इसको भी घटाएंगे तो कितना केल्विन बचेगा, 1 केल्विन। तो जो तापमान का अंतर होता है वह डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, तो इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए KF का मान हम लोग को दिया है, KF का मान कितना दिया है, 3.9 केल्विन kg मोल इनवर्स। यहाँ देखिए डिग्री सी केल्विन सेम है क्योंकि यह तापमान का अंतर है। तो हम लोगों ने तो यह सूत्र जाना है, डेल्टा TF बराबर KF गुना WA गुना 1000 बटा MA इंटू WB। तो यहाँ से हम आसानी से WE निकाल लेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन में WE का मान निकाल कर इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को HW के रूप में मिल रहा है, ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बनाकर इसे भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 7765940520 पर भेज दीजिएगा।